कहाँ तक हम लोग कर लिए थे इससे पहले? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं हो गया था। अरे सर 10वीं में भी 2 लाइन लिखना है। 10वीं 2 लाइन नहीं होगा। चलिए 12 अक्टूबर को कौन कौन परीक्षा दिया है? चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारा अगला है। इस बार पीसीएस में योजना से क्वेश्चन आया था ना। 10वीं हो गया है। हो गया जी, हो गया। दो ही ठीक है। हेडिंग डालिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। योजना से हर साल सवाल आता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इस बार शायद 2 या 3 सवाल था योजना से। ठीक है, चलिए इसका फोकस लिख लीजिए क्या है और इसको रट जाना है। और किसी का फोकस याद हो चाहे ना हो, 11वीं 12वीं का फोकस एकदम रट जाना है। ठीक है, इसका फोकस लिख लिए तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक है, और इस समय सी रंगराजन सलाहकार थे, तो लिख लीजिए रंगराजन मॉडल पर आधारित। बस उतना ही पढ़ना ही है, 10वीं में और कुछ पढ़ना ही मिला, कोई योजना नहीं है। रंगराजन मॉडल पर आधारित, इसमें दूसरा पॉइंट लिख लीजिए रंगराजन मॉडल पर आधारित। प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, चिंता मत करिए आप लोग, कितना भी कठिन आएगा हो जाएगा। रंगराजन मॉडल पर आधारित। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए इसमें पॉइंट, अनिवार्य शिक्षा पर जोर। रंगराजन मॉडल पर आधारित। ठीक है, हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर, ये हो गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर। ठीक है, हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसमें जो पूछा गया है, देखिए सर्वाधिक विकास दर का लक्ष्य। देखिए इसमें अगला पॉइंट सर्वाधिक विकास दर का लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट सर्वाधिक विकास दर का लक्ष्य। का लक्ष्य किसी योजना में प्राप्त किया गया है।
इसी योजना में प्राप्त किया गया है। इसी योजना में प्राप्त किया गया है। ठीक है, 9% लक्ष्य था, 8% लगभग जो है कि प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। अनुमान शिक्षा पर जब जोर दिया तो क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित। इसमें क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। ठीक है, जोड़ा गया था। और संशोधन कौन था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अधिनियम हुआ था 2002 में, एक्ट आया था 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड बनाया गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 27 राज्यों के 27 250 जिलों के लिए, 27 राज्यों के 250 जिलों के लिए। ठीक है, और इसी में नीचे एरो डाल के लिखिए 2018 में इसका विलय 2018 में इसका विलय आकांक्षी जिला कार्यक्रम लिखना पड़ेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कर दिया गया। ठीक है, और इसमें कितने जिले हैं, तो 112 जिले। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 27 राज्यों के 112 जिले शामिल, 27 राज्यों के 112 जिले शामिल। ठीक है, लिख लिया आप लोग, 27 राज्यों के 112 जिले शामिल। नीचे से एरो लगा के लिखिए उत्तर प्रदेश के 8 जिले। उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हैं। और डैश डाल के जिलों का नाम लिख लीजिए, इसको याद करना है। ठीक है, लिखिए चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, फतेहाबाद, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जिला है। फतेहाबाद। ठीक है,
ये क्या है, ये एक लाइन के जिले हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से नजदीक है, ठीक, ऐसे याद करने में आसानी रहेगी। अब लिखिए कॉमा देके श्रावस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर। ठीक है, हो गया। अब ऐसे याद करने में आसानी रहेगा, 4 उधर के एक साथ, 4 इधर के एक साथ, ठीक है। जब ऐसे याद करना तो आसपास के जिले मिला के याद करना चाहिए, ठीक है। जैसे डिफेंस कॉरिडोर में तो याद करना है तो चित्रकूट झांसी एक पास है, अलीगढ़ आगरा एक पास है, ठीक है, लखनऊ कानपुर एक पास है, तो ऐसे याद करके आसानी रहेगा, ठीक है। चलिए अब लिख लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। नीति आयोग कब बना था? 15 में, ठीक। लेकिन नीति आयोग ने काम करना शुरू किया था 2017 से, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, ठीक है। इसका फोकस लिख लीजिए, फोकस लिखिए तीव्र, अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी एवं तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। पिछला का क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी, ठीक है। फिर हमने कहा विकास तीव्र हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, ठीक, ताकि विकास का पर्यावरण पे कोई जो है कि नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो हमने जो है कि लक्ष्य में सतत विकास को भी, धारणीय विकास को भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी शामिल कर लिया, और ये दोनों को याद रखना है, कई बार पूछ लिया है, ठीक है। चलिए दूसरा इसका पॉइंट लिख लीजिए, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, के निर्देशन में तैयार, के निर्देशन में तैयार, ये निर्देशन में तैयार। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे, ठीक है। और इसमें तीसरा और अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा और अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, यह योजना 31 मार्च 2017, इस डेट को याद रखिएगा, 31 मार्च 2017 तक जारी रही। यह योजना 31 मार्च 2017 तक जारी रही।
ठीक है, जारी रही। उसके बाद नीचे एक एरो डाल के लिखिए, ऐसे तीर लगा लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है तीर लगा के लिखने में। लिख लीजिए 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 से नीति आयोग द्वारा 3 वर्षीय एक्शन प्लान के साथ 3 वर्षीय एक्शन प्लान के साथ 3 वर्षीय एक्शन प्लान के साथ अपनी विकासात्मक रणनीति शुरू स्ट्रेटेजी शुरू की गई। ठीक है, योजना हमारा खत्म। पहली योजना कब आया था? 1951 से 1956 तक। ठीक, दूसरा बताइए। और तीसरा बताइए। ठीक, चौथा योजना का दूसरे में आया था कि तीसरे के बाद आया था? तीसरा कब से था? 61 से 66 है। और उसके बाद से 3 साल का योजना अवकाश कौन कौन सा था बताइए? योजना अवकाश के साल पूछता है। 1966, 67, 67, 68 और 68, 69। ऑप्शन बनेगा 1966 से 1969 तक 3 योजना अवकाश थे। ठीक है, तो याद रखना इसको, ठीक ना। और योजना अवकाश में ही हरित क्रांति क्या हुआ? शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा लीड बैंक योजना भी योजना अवकाश में ही शुरू किया गया था। एक समिति बनी थी, नरीमन समिति। नरीमन समिति ने जो है कि इसके लिए सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए। 1-2 सवाल मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग रिवाइज किए कि नहीं? सीएस का ही सवाल है जो पेपर आया था ना। पेपर देखे कि नहीं आप लोग? हाँ यार, मैं तो भूल गया, मुझे तो देना ही है। क्वालिटी खत्म हो गया? अच्छा, अनुच्छेद 249 हम लोग पढ़े थे ना? चलिए अब बताइए। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में 249 नहीं पढ़े थे? अरे भाई, मैं पढ़ाया था ना राज्यसभा में, पढ़ाया था। ऐसे कह दो कि नहीं पढ़े थे। अच्छा चलिए, नहीं पढ़े थे तब भी सवाल तो कर ही लेते हैं। चलिए, नई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस होता है ना, जैसे फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक, ये राज्यसभा की अनन्य अधिकारिता है। ठीक, नई सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं क्या है कि राज्य सरकार ही प्रस्तावित करेगी। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्य में काम करेंगे और राज्य की प्रतिनिधि सभा कौन है? राज्यसभा है। ठीक, तो राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, और दूसरा क्या है?
ऑप्शन, तो मतलब क्या पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या है, सही है गलत है? अरे फिर सही कैसे है? कुल सदस्य संख्या नहीं होता है ना, कुल सदस्य संख्या तो कैसे, कोई जो सदन में है ही नहीं तो वोट कैसे करेगा? तो सदन में उपस्थित सदस्यों का जो है कि हमेशा ध्यान रखना ये टर्म। अब मैं सांसद हूँ, मैं देवरिया में हूँ, तो मैं कैसे संसद में वोट करूंगा? ठीक, तो हमेशा याद रखना है जो सदन में उपस्थित होगा वही जो है कि वोट करेगा। बस क्राइटेरिया उसका ये है कि जो सदन में सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जो स्पेशल प्रोविजन है 368 में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जो उपस्थित हो वो भी जो है कि जो कुल सदस्य है उसका जो है कि बहुमत होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स, इस बार का बजट का ये सवाल है। ठीक है, देखिए बजट से डायरेक्ट सवाल नहीं आया है, अलग से बजट में निवेश की बात की गई है। अर्थव्यवस्था के 4 इंजन बताए गए हैं। ठीक है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ठीक है, और निवेश में कहा गया है कि मानव में निवेश, नवाचार में निवेश। ठीक है, तो निवेश की बात की गई है, उसी पे सवाल है। मानव पूंजी में निवेश भविष्य में लाभ मिलता है। ठीक, तो अगर मानव पूंजी में निवेश का मतलब क्या हो गया? स्किल्ड कर रहे हैं लोगों को, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, उसका स्वास्थ्य बेहतर कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छा काम करने का, तो क्या होगा? वो मानव जो है कि जो मानव बेकार पड़ा है वो पूंजी बन गया। ठीक, तो क्या होगा कि भविष्य में लाभ मिलता है, मिलेगा। अगर मानव स्किल सीख, मुझे अभी कुछ नहीं आता और मैं जो कोई स्किल सीख लिया तो मैं क्या मैं कुछ काम कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और दूसरा देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। ठीक, मान लो कि कोई बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है और उसको जो है कि ITI गोरख देवरिया में भेज के उसको ट्रेनिंग दे दिया गया। ठीक, और उसके अलावा उसका हुआ तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। बीमार है, कमजोर है, उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया हमने, वो शक्तिशाली बन गया। ठीक, तो उसकी उत्पादकता क्या है कि बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके के सवाल आते हैं और आए हैं। इसके बाद से देखिए एक सवाल है, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अब ऐसे कैसे भिन्न होता है सोचिए। उत्तर प्रदेश में निर्धनता रेखा का पैमाना क्या होगा कि सबको एक टाइम का खाना मिले। ठीक है, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। और यूपी के लोग चावल दाल खाते हैं। ठीक, लेकिन सोचिए अब कोई व्यक्ति ऐसी जगह है जहाँ चावल दाल उपलब्ध नहीं है, उसको कुछ और खाना है और उसकी कीमत ज्यादा है, तो वहां के लिए निर्धनता रेखा क्या होगी? अलग हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि निर्धनता रेखा जो है कि समय और देशों के अनुरूप अलग अलग होती है। ठीक, हमारे यहाँ जो चीज 100 रुपये मिल रहा है वही अमेरिका में 1000 मिल रहा है, तो हमारे यहाँ निर्धनता रेखा 100 रुपये की हो गई, वहाँ निर्धनता रेखा 1000 हो गया। ठीक, उसके बाद लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुरूप अलग होती है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ चावल दाल खाना है, अमेरिका में उसको जो है कॉर्नफ्लेक्स खाना है नाश्ते में, तो वहाँ की गरीबी रेखा का पैमाना अलग, यहाँ का अलग। ठीक, इस तरीके से चीजें जो कि आपको लिंक कर करके पढ़ना है। और जब पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे तब एक और सवाल बताइए, भाग 4A क्या था? DPSP तो 4 था, भाग 4A क्या हो गया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, और भाग 6 क्या हो गया? नहीं, भाग 6 राज्य हो गया। ठीक, 5 क्या संघ था? 4 DPSP, 4A, 5 संघ, 6 राज्य। ठीक है, तो 6 क्या हो गया? राज्य हो गया। अब नगर पालिकाएं, वो क्या था? वो 9 है। ठीक, चलिए इसमें दिया था नगर पालिका का 11। ठीक, तो क्या है कि गलत था।
अच्छा, देवी पाटन मंडल का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? देवी पाटन मंडल आप लोग नाम सुने हैं? ये क्या हो गया? कहाँ है? गोंडा मुख्यालय है उसका। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय क्या है? गोंडा है। अभी हम लोग लिखे हैं ना बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये सब क्या है? ये देवी पाटन मंडल के जिले हैं। ऐसे आप लोग गलत कर देंगे, बताइए। देवी पाटन मंडल का नाम है, वहाँ एक देवी पाटन मंदिर है, उसी के नाम पे उस मंडल का नाम जो है कि देवी पाटन मंडल पड़ गया। उसका मुख्यालय है गोंडा। ठीक है, गोंडा रेलवे स्टेशन देखे ना आप लोग, तो वही उसका मुख्यालय है। क्रिप्स मिशन कब आया था? लोक लेखा समिति हम लोग पढ़े थे ना? कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, अब सवाल है, अब तो मैं बता ही दिया, अब तो बता ही देंगे आप लोग। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ठीक, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो जो नियुक्त करेगा उसी को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, पैसा पापा देंगे तो पापा को हिसाब देंगे, तो मम्मी देंगी तो मम्मी को हिसाब देंगे। ठीक है? मम्मी का पैसा छुपा होता है, उसका हिसाब केवल वही देना चाहिए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। क्या ये गलत है? ठीक, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अच्छा, ओजोन परत आप लोग जानते हैं क्या करता है? ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक, तो सवाल आया है ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और किस पे होता है? वो समताप मंडल में होता है। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत को ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। ठीक, जो CFC होता है ना, वही क्या है? वो सूर्य के प्रकाश में वो विखंडित होकर क्लोरीन बना देता है, और वही क्लोरीन जो है कि टूटेगा ना, और वही क्लोरीन जो है कि उसको जो है कि ओजोन क्षरण से पुनः क्रिया करके उसका जो है कि ओजोन परत का जो है कि क्षरण करता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए, बहुत ही टेक्निकल सवाल, ये सीडीएस का सवाल है। बात नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ये कथन कारण का सवाल है। इसमें होता है कि पहला दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताना होता है। ठीक, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। सही है। ठीक है, क्योंकि जनहित याचिका से कि अगर जो कोई रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, तो जनहित याचिका से हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और फंडामेंटल राइट जो क्या है? रूल ऑफ लॉ का एक एसेंशियल पार्ट है। तो सही हो गया। रीट से ही तो जनहित याचिका जाएगा ना, रीट तो एक प्रक्रिया है ना। ठीक है, और दूसरा क्या है? जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। ये भी क्या है? सही है। और व्याख्या करता है कि नहीं करता है? तो व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आम लोगों को जो है कि न्याय तक पहुंच नहीं होगी, उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, तब तक रूल ऑफ लॉ क्या है कि वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए सतत विकास क्या है? सतत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए
और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये क्या एक सतत विकास है कि हम अपनी भी आवश्यकता पूरी करें और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों का संरक्षण होता रहे। ठीक, तो यही क्या सतत विकास है। अब पॉलिटी का एक और सवाल आ गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। ठीक, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, व्यवस्थापिका का क्या है? पृथक्करण नहीं है। व्यवस्थापिका डीएम साहब जो है कि अवमानना के नोटिस पे बुलाए जा सकते हैं, उनको जो है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना है कार्यपालिका को। ठीक, अब लिखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? बताइए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, तीन शब्द जो है कि जोड़ा गया था। जितना पूछा है सब हम लोग पढ़े हैं क्लास में, पेपर में कुछ भी छूटेगा नहीं, आप लोग जान लीजिए। बहुआयामी गरीबी पूछा है, जो हम लोग को अभी क्या है कि जब सतत विकास और समावेशी विकास हम लोग एक पूरा चैप्टर लिए, उसमें हम लोग मानव विकास पढ़ेंगे। चलिए, ये पूछा था ना योजना कौन कौन सा? जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और द्वाकरा हम लोग पढ़े थे, जिसका मैं कहा था फुल फॉर्म मत याद करना, याद नहीं होगा है। ठीक है, ये सब जो है कि पूछा हुआ है, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद की वित्तीय समिति है? ठीक है, तो कौन है? लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। क्यों? क्योंकि ये सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन करती है। प्राकलन समिति क्या है? वित्तीय समिति है, क्योंकि ये जितने बजट अवलोकन है उन पे अनुशंसा करती है। ठीक है, और एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये क्या है? वित्तीय समिति नहीं होती है। ठीक, ये जो उपक्रम होते हैं सरकार के, जितने कंपनियां होती हैं, जो पीएसयू होते हैं, वो उनके संबंध में ये जो कि अध्ययन करता है। ठीक, तो ये है, ये पॉलिटी संसद में समिति नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग हमारा शुरू होगा। हेडिंग डाल लीजिए, मुद्रा एवं बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, इसमें हम लोग को मुद्रा क्या काम करता है, मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या काम करता है, मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है, तीन चीज यहाँ पढ़ना है। और बैंक कैसे काम करता है, कितने बैंक है, आरबीआई कैसे काम करता है। ठीक है, ये बस छोटा सा टॉपिक है। परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, दो देशों की मुद्राओं की तुलना की जाती है और उसमें देखा जाता है कि एक ही वस्तु दो देशों की मुद्राओं से हम कितने में खरीद सकते हैं। वही है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत विश्व में
तीसरे स्थान पे है। ये हम लोग को पढ़ना है जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे ना, विनिमय दर वगैरह, वहां पे हम लोग को परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ना है। चलिए अब बताइए मुद्रा क्या है? और मनी, मनी क्या है? मनी जो लेन देन के काम है, जिसको हम दे के कोई वस्तु जो है कि खरीद सके। ठीक है, चाट की दुकान पे चाट खाने के लिए जो देना है वो क्या है? मुद्रा है। और उसके बदले में जो मिलेगा वो क्या है? वस्तु है, उपभोग की वस्तु है। ठीक, तो मुद्रा क्या है कि एक ऐसा साधन है जिससे हम उपभोग की वस्तु क्या की खरीद सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, मुद्रा, मुद्रा आम सहमति से, आम सहमति से विनिमय के माध्यम, आम सहमति से विनिमय के माध्यम या क्रय शक्ति के हस्तांतरण, या क्रय शक्ति के हस्तांतरण के साधन के रूप में प्रयुक्त साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह भुगतान, भुगतान मतलब पेमेंट, यह भुगतान के साधन के रूप में, भुगतान के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, पहले कैसे व्यापार होता था? पहले बार्टर सिस्टम होता था। आप लोग गांव में देखे हैं ना, वस्तु विनिमय होता था पहले। ठीक है, तो क्या होता था, जिसके पास कोई सामान सरप्लस है वो उसको दे के उससे उसके बाद जो सरप्लस है ले लेते थे। ठीक है, या ऐसे भी जो है कि वस्तु विनिमय की प्रक्रिया थी। फिर वस्तु विनिमय से धीरे धीरे आया, फिर वस्तुओं, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, रत्नों का जो है कि खोज होने लगा। तो रत्न जो है कि क्या है कि व्यापार के रूप में आने। आप लोग हड़प्पा पढ़ेंगे तो निष्क का इस्तेमाल जो है कि किया जाता। वही निष्क बाद में गले में पहनने वाला एक माला बन गया। पहले उसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। ठीक, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई और फिर कागजी मुद्रा आया, शेरशाह सूरी के समय से शुरू हुआ। और अब प्लास्टिक मनी आ गया। प्लास्टिक मनी का मतलब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिए प्लास्टिक मनी। ये पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस का। और डैश डाल पे लिख लीजिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में। अरे डिजिटल मनी तो अलग हो गया ना, डिजिटल करेंसी हो गया ना। जैसे अब ऑनलाइन बेचते हैं ना, हाँ डिजिटल वो सब एकदम। अब जैसे क्या है ना, गोल्ड खरीदते हैं ना, सर्टिफिकेट आता है डिजिटल, तो उसी तरीके से हो गया बिटकॉइन। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी क्या हो गया? डैश डाल के लिखिए एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये क्या है? ये प्लास्टिक मनी का
प्रकार है। अब एक छोटा सा हेडिंग डालिए, मुद्रा के कार्य। ये छोटा सा हेडिंग, मुद्रा के कार्य। मुद्रा क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। मुद्रा क्या क्या काम करेगा, तो पहला लिख लीजिए और सबको रट जाना है। विनिमय का माध्यम, विनिमय क्या माध्यम, ठीक है। हम पैसा देते हैं, हमको बदले में वो सामान दे देगा, ठीक है। तो विनिमय का माध्यम क्या हो गया, मुद्रा हो गया। उसके बाद से दूसरा लिख लीजिए, गणना की इकाई या मूल्य का मापक है। गणना की इकाई सही है ना, ऐसे लिखते हैं, या मूल्य का मापक। 5 रुपया, 10 रुपया, ये सब क्या है। अगर पैसा नहीं होता तो पहले क्या था, आना, 2 आना, 4 आना, उससे पहले कौड़ी, ठीक है, ये सब होता था। तो ये सब चीजें खत्म, अभी नहीं देखे हैं भाई। जब पैदा हुए हम लोग तो आना क्या खत्म हो गया था। हम लोग पढ़े थे ना दशमलव मुद्रा की दशमलव प्रणाली, कब शुरू हुआ, 1956 में, ठीक है। तो उससे पहले यही आना था, 4 आना, 5 आना, 16 आना, ठीक है। पुराने लोग अभी भी जोड़ते हैं। पुराने लोगों से बात करें कि 16 आना में एक आना उनका बात सही बात, ऐसे ही लोग कहते हैं ना। तो आना ऐसे ही था। चलिए दूसरा क्या चीज, चवन्नी तो खत्म हो गया। चवन्नी में हम लोग पढ़ते थे तो चवन्नी में ट्रॉफी मिलता था, संतरे वाली ट्रॉफी 1 रुपये 4 मिलता था। अब उस 25 पैसे को ही चवन्नी और 50 पैसे को अठन्नी बोलते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो 1 रुपये में समोसा मिलता था। ये बढ़ते बढ़ते हो गया 3 रुपये, अब तो 10 रुपये में समोसा है। गाँव में हम लोग गाँव के स्कूल में पढ़ते थे, इंटर कॉलेज में, तो 1 रुपये में। अब गाँव में तो भाई 3 रुपये का बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो छोटा सा समोसा बनाता था, 1 रुपये बेचता था। उसमें क्या कि सब लोग जाके आपस में चंदा लगाते थे, आज कल मैं दिया था, आज तुम्हारा कल मैं। हम लोग छोटे थे तो सारे भाई गोलक में पैसा इकट्ठा करते थे। तो मैं क्या करता, मैं गोलक से पैसा, उसी समोसे के लिए मैं गोलक से पैसा भी निकाल ले जाता था। चलिए, और गोलक जब भरना बंद हुआ सब लोग सोचे बंद नहीं रहा है, तो पता लगा कि जो है कि इधर सब लोग डालते थे, मैं निकाल लेता था। सब कोई किया है, नहीं पता चला ना कि मैं ऐसे दुकान पे क्या है ना कि अब जो रोज उसके हम लोग आते थे तो वो हम लोग को पहचान गया था। तो किसी दिन पैसा नहीं है तो पैसा ही नहीं लेता था, तो वैसे ले चले गए। और उस समय वो बैड लक मेरा कि भैया मेरे उसी दुकान पर बैठे थे, तो मैं चला गया तो पूछे कि पैसा नहीं लिए, तो कहा खाता चलता है भैया। बस तो उसी समय जो है कि पकड़े गए हम लोग। चलिए तीसरा, इसमें अगला लिख लीजिए। नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य में भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करने में, भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करने में, ठीक है, संग्रहित करने में।
चलिए, और चौथा पॉइंट लिख लीजिए। मूल्य के हस्तांतरण। चौथा पॉइंट, मूल्य के हस्तांतरण में, मूल्य के हस्तांतरण, ट्रांसफरेबल, हस्तांतरण के लिए, यही सब है मेन हम लोग का। दो ही है परीक्षा में, यही ऊपर वाले ही दो में से एक रहता है। एक ही दो बार पूछा है तो बहुत ज्यादा इसके लिए समय नहीं लगाना है, ठीक है। अब जो है कि एक हेडिंग डालिए, मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई। मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है। और मुद्रा की आपूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कि मुद्रा की आपूर्ति एवं मापक, उसको पूरा कर दीजिए। मुद्रा की आपूर्ति एवं मापक, आपूर्ति एवं मापक, ठीक है। और एक छोटा सा हेडिंग डालिए, लिखिए मुद्रा की आपूर्ति का अभिकर्ता या एजेंट कौन पैसा देता है, तो आरबीआई, ठीक है। हाँ राइट, इसमें हेडिंग में डालिए, ऐसे लिख लीजिए, मुद्रा की आपूर्ति का अभिकर्ता या संचालक, जो भी आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, या एजेंसी, कुछ भी। नेक्स्ट आके लिख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति का, मुद्रा की आपूर्ति का नियमन, नियमन किया जाता था। मुद्रा की आपूर्ति का नियमन किया जाता है। हाँ नहीं, अभी तो आरबीआई है ही, किया जाता है, ठीक है। हो गया, चलिए। अब ऐसे ग्राफ बना है, संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा, इसी कहते हैं संकुचित मुद्रा। लेकिन हम लोग को केवल संकीर्ण लिखना है, परीक्षा में यही शब्द रहेगा, संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा में लिख लीजिए M1 और M2, M1 M2, M1 M2, और इसमें ऐसे लिख लीजिए M3 M4। M का मतलब हो गया मनी, ठीक है। M का मतलब मनी। संकीर्ण मुद्रा का मतलब कि जिसकी तरलता जो है कि क्या है, सर्वाधिक है, उसको कहते हैं संकीर्ण, जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो M1 M2 M3 M4, और M1 के नीचे लिख लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है, सर्वाधिक तरल, सर्वाधिक तरल। और ऐसे तरलता जो है कि क्रमशः क्या है कि घटती जाती है, ठीक है, सर्वाधिक तरल, ठीक है। अब ये क्या है, सर्वाधिक तरल है तो M1 से कम तरल होगा,
फिर ये M2 कम तरल और ये क्या है, सबसे कम तरल। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे कम तरल। इसका मतलब होता है सबसे बाद में जो खर्चा हो, जिसको खर्च करना बहुत कठिन हो। अब एफडी क्या खर्च करने के लिए तोड़वाना पड़ेगा, और पर्स का पैसा खर्च करना है तो तुरंत निकाले दे दिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्स में रखा हुआ पैसा है और वो एफडी है, ठीक है। तो क्या खर्च करने में समय लगेगा, ठीक। क्या चीज, इसको कहते हैं, इंग्लिश इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है, एम का फुल फॉर्म मनी है। संकीर्ण मुद्रा को अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्क्रीट मनी। एक मिनट देख लो, देख लो यार अंग्रेजी। चलिए एक अलग से, अब इसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ और यहाँ गोच हो जाएगा। तो अब पहले लिखे M0, लिखिए। हाँ वो जितना लिखना था लिखिए, वो अलग से इसलिए लिखेंगे याद रहेगा। संकीर्ण मुद्रा कहते हैं नैरो मनी, ठीक है। और नैरो मनी कौन सा है, पूछा गया प्रश्न है। अरे भाई नैरो नैरो नैनो कार नहीं, नैरो नैनो कार नहीं, नैनो कार तो दिखती भी नहीं है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैरो मनी। ऑप्शन में है M1 M2 M2 M4 M3 M2 M1 M4। तो कौन सा M1 M2 क्या है, नैरो मनी है, ठीक है। चलिए अब जो है कि शुरू करते हैं हम लोग, अलग से इसको लिख लेंगे ताकि याद रहेगा। पूछता जनरली नहीं है, जनरली पूछता है कि M1 क्या है और M4 क्या है, ठीक है। तो लिख लीजिए M0, पहला M0 है। इसमें लिख लीजिए संचालन में, संचालन में मुद्रा, संचालन में मुद्रा, संचालन में मुद्रा प्लस 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 जोड़ वाला आरबीआई के पास, प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां, संचालन में मुद्रा प्लस आरबीआई के पास बैंकों में जमा राशियां, अरे पैसा मनी अमाउंट, बैंक का फॉर्म नहीं बने क्या विड्रॉल का, राशि लिखे, ठीक है। तो बैंक आरबीआई के पास जमा, बैंकों की जमा राशियां प्लस आरबीआई के पास प्लस, हाँ कहाँ छूटा बोलो, प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां, अन्य जमा राशियां। इसका मतलब क्या है कि M0 का मतलब इतना नोट आरबीआई ने छाप दिया है, कुछ जनता के पास है, कुछ बैंक के पास है और कुछ हमारे पास है, इतना हमने नोट किया, इसीलिए कहते हैं M0, ठीक है। अब अगला लिख लीजिए M1, M1 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 लिख लीजिए जनता के पास मुद्रा, जनता के पास मुद्रा, हाँ प्लस प्लस बैंक में
बैंक में जमा बैंक में ऐसे लिखिए, बैंक के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, बैंक के पास मांग जमा। जब मुझे जरूरत है मैं बैंक से मांग लिया, लाओ मेरा पैसा दो, और पैसा देके गेट आउट। मांग जमा प्लस आरबीआई के पास, अन्य जमा राशियां, आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां, आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा जल्दी खर्च होता है। मान लीजिए प्लस में है, तुरंत खत्म। ये हमारे खाते में पड़ा है, जो हमारे खाते में होता है नॉर्मल, वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट टाइप होता है। जब हमको जरूरत है बैंक को विड्रॉल भरेंगे, ले लेंगे, एटीएम कार्ड से निकाल लेंगे, ठीक, तो खर्च वो भी जल्दी हो जाएगा। और बैंक के पास अन्य जमाओं का क्या मतलब? बैंक ने सीआरआर, रेपो रेट और जो बैंक के अपने जो है कि कंट्रोल मेजर्स है उसका इस्तेमाल करके जो आरबीआई अपने पास कुछ समय के लिए रखता है, फिर वो बैंकों को दे देता है, वो क्या है, वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो आरबीआई को 2 दिन बाद आरबीआई को लगा कि अब हमारे पास जमा करने की जरूरत नहीं है, बैंक को दे दिया, उसने तुरंत बैंक को दे दिया, बैंक क्या करेगा, लोन बांटने लगेगा। तो क्या ये जल्दी खत्म होने वाली मुद्राएं हैं। ठीक, इसीलिए लोन नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए M2। लोन लेके खाने में बहुत मजा आता है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी पियो। किसने कहा था? चारवाक ने कहा था। चारवाक। चारवाक कहते थे कि मानव अधिकतम सुख की कामना के लिए धरती पे, ठीक है, अब सुख नहीं मिलेगा तो इस धरती पर रहने कोई औचित्य ही नहीं है। चलिए अब लिखिए M2, तीसरा लिख लीजिए M2, लिख लीजिए M2। M2 में क्या है? तो M1 जो ऊपर हम लिख लिए, M1 प्लस डाक घर में बचत जमाएं, डाक घर में बचत जमाएं। ठीक है, हाँ होता है। अंतर है ना कि डाक घर को बताना पड़ता है कि पैसा चाहिए मुझे, तब पोस्टमैन जाएगा, लाएगा, रखेगा, तब देगा। ठीक है, हाँ। पैसा में ही देगा। हाँ, तो बिना आईडी थोड़े किसी का, आपका पैसा मुझे थोड़े दे देगा, मैं जाकर दूंगा मैं फला हूँ। अरे सब पासबुक बनता है ना, जैसे खाते में खाता जब पोस्ट ऑफिस में खुलेगा तो उसका भी कार्ड बनता है ना। है, लेकिन उसमें भी क्या है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं आप, तो पोस्ट ऑफिस पे एटीएम नहीं लगा है ना, पोस्टमैन को बताना पड़ता है, जो हेडमास्टर है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो कहता है ठीक है इंतजार करिए। ठीक है, और फिर जो है कि मंगाएगा पैसा और तब देगा। अरे वो हटाओ, वो केवल भुगतान बैंक है, बहुत अंतर होता है। भुगतान बैंक जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो इसीलिए पेमेंट बैंक है, वो बैंक नहीं है। जैसे एनबीएफसी, इधर ध्यान दीजिए, एनबीएफसी क्या करता है, लोन देता है, वो बैंक जमा स्वीकार नहीं करता ना हमसे, तो वो भी क्या, वो भी बैंक नहीं है। इसी तरीके से जो पेमेंट बैंक होते हैं वो बैंक नहीं है, वो केवल भुगतान के साधन है। वो हमारे खाते से यूपीआई के माध्यम से या फिर जो है कि अपने वॉलेट में पैसा रख के जो है कि पेमेंट ले सकते हैं। ठीक, चलिए M3 लिख लीजिए, M3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है M3, ये कई बार पूछा गया है, इसमें एक चीज शामिल नहीं है, वही लिखना है। M3 लिख लीजिए, M1
M1 प्लस बैंकों के पास, यूपीएससी ये पूछती है सवाल अक्सर, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट, सावधि बैंकों के पास सावधि जमा, सावधि टर्म डिपॉजिट अरे होता है ना कि ठीक है आप 8% ब्याज मिलेगा, 3 साल तक आप जमा कर दीजिए पैसा, ठीक, तो क्या टर्म डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट नहीं, बीमा अलग चीज हो गया ना, बीमा का मैच्योरिटी टाइम है ना, उसको आप कैश कराएंगे तो नुकसान होगा। ये क्या है, ये केवल बैंकिंग का साधन है, ठीक है, बीमा अलग चीज हो गया है। चलिए और यहीं पे लिख लीजिए नोट, नोट, नोट या नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए M3 में, M3 में नोट में लिखिएगा, इसको याद करना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। M3 में डाकघर, डाकघर, डाकघर बचत शामिल नहीं होता है, बचत शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डाकघर में जो बचत होता है उसको आप जितने देर साल के लिए दे दिए उतना दे दिए, उसके पहले तोड़ेंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं रखा, उसको रखा गया M4 में सबसे कम तरलता में, तो लिखिए M4। नेक्स्ट, बचत का मतलब सेविंग, जो फिक्स जमा कर देते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में ऑफर आता रहता है ना, 7 साल बाद जो है कि 1.5 गुना मिलेगा, तो लोग जमा कर देते हैं, तो अब 7 साल तक इंतजार करिए तब 1.5 गुना पाइए। मैं पोस्टमैन थोड़े हो यार। चलिए, अच्छा M3 के पास ब्रैकेट में लिख लीजिए, अच्छा हम लोग तो उधर लिख लिए थे, ब्रेक होता, चलिए जरूरत नहीं है। M4 लिख लीजिए, M4, इसमें लिखिए M3 प्लस डाकघर के पास सभी जमा राशियां, डाकघर के पास सभी जमा राशियां, डाकघर के पास सभी जमा राशियां, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, राष्ट्रीय बचत पत्र एक तरीके का बिल होता है, इस बिल को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया गया, ठीक है, वही है। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा तरल कौन है? सबसे M1 सबसे कम तरल, सबसे ज्यादा तरल M1 और सबसे कम M4, ठीक है। अब क्या पूछ रहे थे? अरे भाई लोन चाहिए ना, तो बैंक को जाके दे दिए कि भैया हमारे पास ही मिल जाता है इतना, जब जरूरत पड़ेगी तब। कॉमर्स में ये सब पढ़ाया जाता है, बिलों की कटौती कैसे की जाती है, ठीक है।
जो बिल होता है ना, जैसे कि एनएस का एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको कहते हैं बिल, ठीक है, वाणिज्यिक प्रपत्र, ठीक है। और उसको ले जाके हमने, भाई हमको लोन चाहिए, तो बैंक से कहेंगे कि भैया ये आप रख लो गिरवी, और उसके बदले में इतना हमको लोन चाहिए। तो बैंक क्या क्या, वो एसेट है हमारा, तो बैंक उसको गिरवी रख लेगा और उसके बदले में हमको लोन दे देगा। इसीलिए उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तुरंत लिक्विड कर सकते हैं उसको गिरवी रख के, ठीक। कॉमर्स वाले आप लोग हैं कोई? तो फिर कैसे, नहीं तो कॉमर्स वाला आप लोग बताता। उसको कहते हैं बिलों की कटौती, कॉमर्स में टर्म होता है। बिलों, ये क्या कि कॉमर्स में जो है कि पढ़ाया जाता है बिलों की कटौती, और उसी में जो है कि ये सब पढ़ाया जाता है, कैसे बिल वगैरह जो है कि काम करता है। कौन सा? हाँ, सरकार जारी करी से तो राष्ट्रीय है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है ये। मन नहीं लग रहा क्या आप लोग पढ़ने में? अब चलिए, हमारा मुद्रा तो हो गया। अब लिखिए भारत में बैंकिंग इतिहास। भारत में बैंकिंग इतिहास। कौन बैंक कब बना, कहाँ बना, ये सब जो है इसमें पढ़ना है। भारत का पहला बैंक कौन था? मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? आरबीआई करता है ना। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, ये सब हम लोग बैंक में पढ़ लेंगे। भारत में बैंक जो है कि कब से शुरू हुआ था, कुछ बताइए। लुसेंट पढ़े कि नहीं आप लोग? यही है ना, तो आप लोग अच्छी किताब नहीं पढ़ते हैं। पड़ोसी आप लोग जान जाइए कि जितने क्रोनोलॉजी वाले सवाल आते हैं सब लुसेंट से आते हैं, सब लुसेंट से आता है। और मॉडर्न इंडिया के लिए लुसेंट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सब उसमें मिल जाता है। पूरा हर साल क्रोनोलॉजी से 3-4 सवाल रहेगा, सब लुसेंट में। मॉडर्न इंडिया लुसेंट का बहुत अच्छा कर दिया ना, पहले लुसेंट अलग होता था। और हम लोग खुद ही जब पीटी नजदीक आ जाता है ना, तो लुसेंट ही पढ़ते हैं कि बेसिक चीजें। अब भी वैसे ही, अब भी 438 पेज है, अब वैसे थोड़ा पतला हो गया है। ठीक है, तो भारत में बैंकिंग प्रणाली हम लोग को शुरू करना है। बैंक क्या होता है भाई, जरा बताइए। चलिए, बैंक क्या काम करता है? बैंक एक संस्थान है जो ऋण देता है और जमाएं स्वीकार करता है, ठीक है। सब्सिडी बढ़ाता है। चलिए, एक हेडिंग डाल लीजिए। अरे हेडिंग मत डालो, वैसे लिख लो। लिखिए, लिख लीजिए बैंक। बैंक, और बैंक की परिभाषा जरा लिख लीजिए। देखिए, बैंक एक वित्तीय संस्थान है। बैंक की परिभाषा लिख लीजिए। बैंक एक वित्तीय संस्थान है
बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है, जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है, कॉमा ऋण प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है एवं विभिन्न अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। विभिन्न अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए हो गया। तो बैंक हो गया कि बैंक जो है कि जमा दे स्वीकार करेगा, ऋण देगा। अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे इंश्योरेंस, आप लोग एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एसबीआई होम लोन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है कि वित्तीय सेवाएं, अन्य वित्तीय सेवाएं जो है कि उपलब्ध कराता है। इसी बात होता है शैडो बैंकिंग। वैसे बैंक जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उसको कहते हैं शैडो बैंकिंग। ठीक है, तो शैडो बैंकिंग एक बार पूछ चुका है, एनबीएफसी को क्या कहते हैं? शैडो बैंकिंग कहते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब लिखिए, भारत में पहला बैंक कब बना था? 1935 में किसका राष्ट्रीयकरण हो गया? 1935 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए, अब हम लोग को बैंकों का नाम लिखना है। ठीक है, पहले बैंक का नाम लिखिए। पहले बैंक का नाम लिखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाँ, जाना है क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान डैश डाल के लिखिए 1770 ईस्वी। 1770 ईस्वी। ठीक है, और इसी में ऐसे एरो डाल के लिखिए, एरो डाल के लिखिए यूरोपीय प्रबंधन, यूरोपीय प्रबंधन के तहत पहला बैंक, यूरोपीय प्रबंधन के तहत पहला बैंक। मुख्यालय कलकत्ता। पिछली साल सवाल आया था बैंक का, कलकत्ता। ठीक है, हो गया? बोलिएगा। चलिए, चलिए अब दूसरा लिखिए। दूसरा नाम लिखिए बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। हाँ, और डैश डाल के लिख लीजिए 1806। 1806। 1806। एरो डाल के लिखिए 1808 में, 1808 में
1808 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्नामकरण